चलो है बोल रहा था। अब खाने का चलो देखो, कल बताए थे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, और रासायनिक अभिक्रिया बताए थे और रासायनिक समीकरण, यही ना। चलिए आगे देखिए तो, और ये बात बता देते रासायनिक अभिक्रिया से क्या है, और अभिकारक और प्रतिफल क्या है ये भी बताए थे। अभिक्रिया में भाग करने जो भी भाग लेते हैं पदार्थ उसे क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो फल प्राप्त होता है अभिक्रिया के फल स्वरूप जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिफल या उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। बात समझ में आ रहा जी, प्रतिफल या उत्पाद। आगे देखिए ये भी चीज बता दिए थे। आगे रासायनिक समीकरण बोले थे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को यदि किसी संकेत संकेत या सूत्र द्वारा आप दर्शा देते हैं उसे क्या बोलते हैं, समीकरण। क्या बोलते हैं, समीकरण। लिखने से फायदा है, अभिक्रिया से फायदा नहीं, लेकिन समीकरण से फायदा है। क्या फायदा है, फायदा यह है कि आपको यह पता चल जाता है कि लेफ्ट में या राइट में कितना उसका परमाणु भार है। दूसरा, हम लोग को टाइम का बचत होता है। तीसरा तीसरा हम लोग को पेज का भी बचत होता है। पूछता है अभिक्रिया से समीकरण लिखने से आपको क्या फायदा है, ये पूछता है आपसे, क्या लाभ है समीकरण लिखने से। तो हम लोग लिखेंगे कि लाभ में एक नंबर लिखेंगे, इससे टाइम का बचत होता है। दूसरा क्या लिखेंगे, पेज का बचत होता है। और तीसरा लिखेंगे कि समीकरण से यह पता चलता है कि लेफ्ट में उसका परमाणु भार क्या है और राइट में परमाणु भार क्या है। मतलब कि उत्पाद उत्पाद समझ में आ रहा है, अभिकारक में कितना परमाणु भार है और प्रतिफल में कितना है, एकदम एग्जैक्ट पता। पहले आप लोग को समीकरण ऐसे हम तो, पहला क्या है, अभिक्रिया के प्रति, ध्यान से देखिए, अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं पदार्थ, यानी लेफ्ट में, जो लेफ्ट में होता है, ऐसा लेफ्ट हो गया ना, तो लेफ्ट के तरफ क्या होता है, अभिकारक होता है। क्या होता है, अभिकारक। और राइट के तरफ क्या होता है, प्रतिफल। तो अभिकारक और प्रतिफल के बीच में तीर चिन्ह दे देना चाहिए। क्या जाना चाहिए, तीर। तो यही लिखे हैं आगे। दोनों पदार्थ को अगर मान लीजिए कि पानी और चीनी मिला रहे हैं, तो पानी या प्लस चीनी, बीच में क्या डालना है, प्लस। तो वही लिखे हैं, अभिकारक को उसके संकेतों या अणुओं के पदों में समीकरण के बाईं लेफ्ट ओर लिखा जाता है। उसके बाद क्या है, अभिकारकों को सूत्र के बीच में क्या, धन चिन्ह दिया जाता है। ऋण कभी नहीं आएगा, क्या आएगा, धन। धन चिन्ह दिया जाता है। अभिकारक के प्रतिफलों, ये था क्या था, अभिकारकों था, अब क्या मिल रहा है, प्रतिफल। प्रतिफल के भी बीच में क्या, प्लस चिन्ह देना है। और इसे क्या लिखना है, राइट में। कहा लिखना है, क्योंकि बीच में कौन बैठा है, तीर। तीर चिन्ह बैठा है ना, देखो यहाँ पर ऐसा तीर मिल रहा है ना। तो ये अभिकारक है, ये क्या है, प्रतिफल। तो ये आपका क्या हो गया, अभिक्रिया हो गया। क्या हो गया, अभिक्रिया। और ये क्या हो गया, समीकरण। क्या हो गया, समीकरण। तो समीकरण में प्लस लगाए हैं, इसमें प्लस लगाए हैं। लेफ्ट, वही बात लिखे हैं, छो इसी को लिखे हैं कि लेफ्ट के तरफ जो होता है वो अभिकारक होता है, और राइट के तरफ क्या होता है, प्रतिफल। क्या होता है, प्रतिफल। ठीक है, यही चीज लिखे हैं। और आप लोग को कुछ और संकेत बता रहे हैं, इसमें आप लोग को दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर प्रतिफल के सूत्र के मध्य चिन्ह क्या दिया जाता है, प्लस दिया जाता है, ये बात बता दिए थे। अभिकारक और प्रतिफलों के बीच क्या दिया जाता है, तीर चिन्ह दिया जाता है। जो ये दिख रहा है ना, जो जो चीज, वही चीज को हम उसको डिफिनेशन में लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं, कि अभिकारक को किधर, लेफ्ट के तरफ लिखा जाता है, प्लस चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। दो चीज खत्म हो गया। प्रतिफल को किसे लिखते हैं, राइट के तरफ लिखते हैं, और उसे में भी प्लस चिन्ह लगाया जाता है। पांचवा ये था कि इन दोनों के बीच में क्या दिया जाता है, तीर चिन्ह। क्या दिया जाता है, तीर। आप कल ही बताए थे कि पहले के जमाने में बराबर चलता था, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कौन सा प्रतिफल है, कौन सा मतलब अभिकारक है। ठीक है, ये लिखे थे। इसके बाद आप लोग को संकेत याद रखना है। कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे मान लीजिए कि इसमें तो कहीं नहीं है, लेकिन आगे देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन मान लीजिए कि बाहर निकल रहा है, तो ऐसा सिंबल लगा देगा ऊपर की तरफ, देखे हैं। अगर उष्मा नीचे की तरफ ले रहा है तो ऐसे एरो सिंबल लगा देगा। मतलब क्या, कुछ ले रहा है, और ये क्या कर रहा है, कुछ रिलीज कर रहा है।
और जब ऐसे सिंबल मिल जाए इस टाइप से, नहीं दिख रहा है ना, चलिए इस टाइप से सिंबल मिल जाए, दिख रहा है, इसका मतलब समझ रहा है। जैसे मान लीजिए कि ए है प्लस में बी है, ऐसे बना दिया, ये सिंबल बना दिया, सी प्लस क्या लिख दिया, डी। मतलब ए कोई पदार्थ है, बी कोई पदार्थ है, मिलाने पर सी और क्या बन रहा है, डी, और बीच में ऐसा सिंबल बना। इसका मतलब ये हुआ कि इससे ये बन सकता है और इससे ये भी बन सकता है। वो वाला बात नहीं है कि दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बनेगा, वो उसका एक समीकरण है। लेकिन बहुत ऐसा अभिक्रिया मिलेगा कि आप एक चीज से दूसरा चीज बनाएंगे, फिर दूसरा से क्या बना देंगे, पहले वाला, तब ये सिंबल लगता है। दिख रहा है जी, ये सिंबल आता है। देखिए दोनों एरो का सिंबल दिया है, मतलब इससे आप ये बना लीजिए, इससे आप ये, जैसे पानी और चीनी घोल दिए, पानी चीनी मिल गया, क्या बन गया, शरबत बन गया ना। अब शरबत से हम लोग पानी और चीनी बना सकते हैं। पानी को भाप बना देंगे, उष्मा देंगे तो भाप बन जाएगा। अब भाप को बटोर कर हम लोग फ्रिज में रख देंगे, क्या बन जाएगा, वो पानी बन जाएगा। फिर जो बच गया वो क्या है, चीनी है। हालांकि चीनी आकार नहीं है, लेकिन चीनी बच गया ना, तो ऐसे हम लोग अलग कर सकते हैं। उस चीज में क्या लगता है, इस टाइप का सिंबल लगता है। अब आगे बता रहे हैं, और बता रहे हैं, जब आपको ठोस मिलेगा, ठोस समझ में आ रहा है ना, ठोस मिलेगा तो एस लिखेगा, सॉलिड होता है, पता है ना, एस लिखेगा। द्रव मतलब लिक्विड मतलब क्या लिखेगा, एल। उसके बाद गैसीय अवस्था जी लिखेगा, गैसीय अवस्था को जी, जहां गैस होगा तो वहां जी लिख देगा। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है सी प्लस, या ऐसे ए प्लस बी समीकरण सी प्लस डी। क्या हो गया जी, बारिश आ रहा है तो क्या अंदर बारिश आ रहा है, बाहर से क्या मतलब है, ठीक है। अब बात मत करो, इधर जी लगा दिया और यहाँ पर एल लगा दिया, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि ये लिक्विड फॉर्म है, और ये कौन सा फॉर्म दे रहा है, बस यही समझना है। जी लिख देते क्या होगा, गैस, और एल लिख दे तो लिक्विड, क्या होगा, लिक्विड। बात समझ में आ रहा है ना जी, ये मतलब आपका गैस होगा, एल मतलब लिक्विड। अब आगे क्या है, जलीय विलयन, जिसे एक्वारेजिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया। तो जलीय विलयन को एक्यूद, जलीय विलयन क्या है, विलयन का मतलब होता है पानी जो होता है वो गाढ़ा हो जाए, जैसे मद एक्वारेजिया, क्या है, एक्वारेजिया आपका खून क्या है, एक्वारेजिया, जिसमें ब्लड जो मिला है वो पूर्ण रूप से, जैसे एक पेज साटने वाला गंध आता है ना, वो भी क्या है, एक्वारेजिया, वो चारों तरफ मिला हुआ है। तो जहां पर ठोस द्रव्य मिल जाए उसे क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया, क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया, जिससे जलीय विलयन कहते हैं, क्या बोलते हैं, जलीय विलयन। बात समझ में आ रहा है ना जी। चलिए आगे देखिए, आगे इतना ये लिखने का तरीका है, लिखने का तरीका, जैसे ये चारों पांचों दिखाने का यहाँ पर एक चीज दिखाए हैं, अर्थात में कि ए प्लस सी इधर क्या है, अभिकारक है, क्या है, अभिकारक, और सी प्लस डी क्या है, प्रतिफल, बीच में प्लस चिन्ह है, सही है। दोनों के बीच में एरो मतलब तीर का चिन्ह दिया है। ये जितना पांचों बात लिखा है ना, बस इतना में तुम लोग समझ सकता है, कोई हम अलग से नहीं लिखे हैं, जो समीकरण में यूज होता है वही चीज लिखे हैं। आप समीकरण देख लीजिए, ये समीकरण को एक नजर देखिए, एक नजर देख लिए, इसमें क्या है, H2 और Cl2 है, H2 और Cl2, ये अभिकारक के बीच में प्लस चिन्ह दिए हैं, यही बोल रहे हैं। इसमें तो एक ही प्रोडक्ट है, इसमें देखिएगा तो दो प्रोडक्ट है, तो इन दोनों के बीच में प्लस चिन्ह दिए हैं, प्लस दिन, इसके बाद इन दोनों के बीच में एरो चिन्ह मिला है, यही बात उसमें लिखे हैं। बात समझ में आ रहा है ना, पांच को ऐसे ही बनाए, अपने मन से बनाए, तो ये लिखने का तरीका है। इससे लाभ क्या है आप लोग को बता दिए कि लाभ क्या है, तो यही है रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ क्या है, इससे लाभ क्या होने वाला है, ठीक है। वही चीज देखिए, तीन गो हम भी बोले थे, तीन गो इसमें मिलेगा, वही चीज मिलेगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपित करना आसान होता है, जिससे समय की बचत, बोले थे ना, टाइम का बचत होता है, और साथ ही साथ लिखने के लिए कागज पर कम स्थान घेरता है, मतलब पेज का बचत, इसी को हम लोग क्या बोले थे, पेज का बचत, ठीक है। दूसरा क्या है, रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा, मतलब क्या, दोनों तरफ देखेंगे कि लेफ्ट हैंड की तरफ यानी अभिकारक और प्रतिफल बराबर है ना, उसी को लिखा है कि हम लोग देख सकते हैं प्रतिफल का निश्चित मात्रा के लिए निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमान की गणना ठीक ठीक की जा सकती है, मतलब एक्यूरेट निकल सकता है, हम यही बात बोले थे। मान लीजिए कि इसमें लिखा है, एक समीकरण हम ले लेते हैं, देखिए एक समीकरण हमने लिया जस्ता,
सुनिए ध्यान से, आप इस लिखे हुए चीज को ध्यान मत रखिए, ये वाला, ये हिंदी बस पढ़िए। जास्ता प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जास्ता प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, और क्या मिला, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। आपको इससे पता चल रहा है कि कितना केजी है, कितना ग्राम है, नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे समीकरण लिखे ना, लिखे हैं जास्ता, लिखे हैं इधर सल्फ्यूरिक अम्ल। अब हम लोग परमाणु द्रव्यमान निकाला जा सकता है, क्योंकि Zn का परमाणु द्रव्यमान आगे आइएगा तो परमाणु संख्या होगा, और उसके दोगुना कर देंगे तो क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान। कभी दोगुना होता है, कभी दोगुना से एक अधिक होता है। ये बोल रहा है कि अभिकारक के तरफ लेफ्ट में जाइए या राइट में जाइए, आपका द्रव्यमान अच्छा से गणना हो सकता है, आपको एक्यूरेट चीज मिल सकता है। यही बात आप लोग इसमें देख रहे हैं, इससे लाभ क्या है, ठीक है। यहां पर दूसरा पॉइंट क्या है, संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार का, अब अभिक्रिया एक प्रकार का नहीं होगा, लेकिन संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेत का उपयोग होता है। क्योंकि जो साइंस और मैथ दो एक ऐसा सब्जेक्ट है, साइंस और मैथ दोनों, इंग्लिश अलग अलग होता है, पता है ना, ब्रिटिश इंग्लिश, फिर आपका यूके इंग्लिश, मोबाइल में भी देता है, देखिएगा, ब्रिटिश इंग्लिश, इंडिया इंग्लिश, इंडियन हम लोग का ब्रिटिश ही है, तो अलग अलग इंग्लिश चेंज हो जाएगा। हिंदी सबका चेंज है अलग अलग, वो अलग अलग बुक का अलग, बिहार बोर्ड का अलग है, अलग अलग यूपी बोर्ड का अलग 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 है ना। लेकिन मैथ और साइंस हम यहां पर पढ़ रहे हैं, वही मैथ या साइंस कहां पढ़ेंगे, अमेरिका में पढ़ेंगे, अलग कुछ नहीं है। ये नहीं कि न्यूटन ला हम अमेरिका के लिए अलग दिए हैं, हम लोग के लिए अलग दिया, ऐसा है, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री हम लोग इच्छा अनुसार पढ़ते हैं, हम लोग का हिस्ट्री अलग है, अमेरिका का अलग है, फिर पाकिस्तान का अलग है, फिर पाकिस्तान का क्या अलग होगा, हम ही लोग से निकला हुआ तो पाकिस्तान का, मतलब वही, तभी फिर भी अलग पढ़ाता है, पढ़ते हैं ना। हिस्ट्री, भूगोल भी मिलता है, वो भी साइंस का पार्ट है, तो भूगोल एक ही मिलता है, भौगोलिक क्षेत्र चेंज नहीं होता है। हालांकि हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग, भौगोलिक क्षेत्र चेंज नहीं होता है, लेकिन ओवर और वर्ल्ड में क्या रनिंग करता है, आपका मैथ और साइंस। यहां पर 2 प्लस 3 हम लोग 5 पढ़ते हैं, 5 पढ़ते हैं ना, यही चीज वहां पर भी पढ़ना है, 2 प्लस 3 वहां पर, ये सब 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 ऐसे पढ़ देता है, अलग बात है, लेकिन बात तो वही कर रहा है भाई, उसको बोलने का तरीका अलग है। आप जाइएगा अलग में, संस्कृत में अलग बोलेगा, क्या इसे क्या बोलते हैं, द्वितीयम धन, तृतीयम बराबर पंचम, तब संस्कृत में अलग होगा। ये तो लैंग्वेज में अलग बोल रहे हैं, लेकिन अर्थ तो एक ही है। तो पूरा वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइज चलता है मैथ और साइंस। यही बात बोला है कि पूरे विश्व में एक ही समीकरण चलता, अलग अलग नहीं। जो हम लोग के भारत में बुक चल रहा है, उसी को इंग्लिश वर्जन कहां लेकर जाएगा, अमेरिका में। कुछ चीज अमेरिका से हम लोग पढ़ रहे हैं, या हम लोग का देखो, जैसे आप लोग आगे पढ़िएगा तो बहुत सारा खोज अलग अलग वैज्ञानिक किए हैं, कहीं अमेरिका का, कहीं रूस का, कभी भारत का मिलेगा, कभी पाकिस्तान का तो नहीं मिलेगा पाकिस्तान का नहीं मिलेगा, चाइना का, अलग अलग देश का। तो का उन लोग का थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, बात समझ में आया ना। तो पूरा वर्ल्ड में 2 सब्जेक्ट रनिंग करता है, कौन कौन, मैथ और साइंस, बाकी सब चेंज होता है। इसी बात को हम लिखे हैं कि एक ही प्रकार, पूरे विश्व में एक ही प्रकार रासायनिक समीकरण चलता है, अतः वैज्ञानिकों का रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार का कठिनाई नहीं होता है। इसलिए हमें किसमें लिखना चाहिए, समीकरण में, किसमें लिखना चाहिए। अब सोचो जरा कि ये सब अमेरिका वालों को दिखा देगा, क्या दिखाएगा, ये वाला कि जास्ता, वो बोलेगा व्हाट इज जास्ता, वो जास्ता थोड़ी समझता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर वही बात बोलेगा कि क्या है सल्फ्यूरिक, उसको पता है सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में, वो तो हम लोग जानते हैं, हिंदी वर्जन, हाइड्रोजन इंग्लिश शब्द है, कोई बात नहीं, क्लोरीन, लेकिन जास्ता हिंदी शब्द है, जास्ता क्या है, हिंदी। अब लोहा हम लोग बोलते हैं लौ ऑक्साइड, वो बोलेगा कि ये क्या है लौ ऑक्साइड, वो सब क्या बोलता है, या तो फेरस बोलेगा, नहीं तो इंग्लिश में क्या बोलेगा, आयरन, आयरन बोलेगा, आयरन ना समझ रहा है। तो लैंग्वेज में अलग अलग लैंग्वेज के अनुसार नामकरण हो सकता है, लेकिन चीज एक ही चीज पढ़ना है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखिए तो भाई, अब हम लोग देख लिए, अब रासायनिक, हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण से लाभ होगा, अभिक्रिया से लाभ होने वाला। तो अब मेरी बात समझिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण, अभिक्रिया भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं रासायनिक समीकरण। पूरा वर्ल्ड वाइज में रासायनिक अभिक्रिया नहीं चलता है, रासायनिक समीकरण चलता है। उसी अभिक्रिया को संकेत द्वारा लिख देते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में ज्यादा अंतर नहीं है, वो हिंदी लैंग्वेज में देता है या इंग्लिश लैंग्वेज में देता है, लेकिन
ये किसमें, उसी को संकेत में दे देता है, तो क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। चलिए रासायनिक समीकरण कितने प्रकार, 2 प्रकार बताए थे। एक होता है संतुलित, एक क्या होता है, असंतुलित। संतुलित और असंतुलित। संतुलित भैया क्या है और असंतुलित, संतुलित शब्द से ही हम लोग जानते हैं कि बैलेंस बनता है, अरे दोनों तरफ। अब बैलेंस मतलब के लेफ्ट में और राइट में अभिकारक और प्रतिफल के परमाणु द्रव्यमान अगर बराबर है तो उसे बोलते हैं संतुलित। क्या बोलते हैं, अगर बराबर नहीं है तो उसे क्या बोलते हैं। लेकिन हमेशा किस में लिखना चाहिए, संतुलित या असंतुलित। हाँ संतुलित में, कभी भी आप असंतुलित में नहीं दे सकते हैं, किस में देना है, अगर असंतुलित दिया है तो किस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, संतुलित। तो आज के क्लास में और आगे इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं संतुलित कैसे किया जाता है। लेकिन पहले डिफिनेशन सुन लीजिए। संतुलित समीकरण क्या है, असंतुलित। अपने भाषा में आप लिख सकते हैं, यदि अभिकारक प्रतिफल के परमाणु द्रव्यमान अगर दोनों तरफ इक्वल है तो बोलेंगे संतुलित है, इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे, संतुलित नहीं है, असंतुलित है। तो वही चीज लिखे यहाँ पर, दिख रहा है, ये कलर दिख रहा है क्या आप लोग को, चलो उसमें नहीं दिख रहा है, शायद वीडियो में नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं। संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब देखिए तो जिस रासायनिक समीकरण के दोनों ओर कहने का मतलब क्या है, अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर, यानी देखो लिखे भी हैं, अभिकारक तथा प्रतिफल के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो उसे क्या बोलते हैं, संतुलित समीकरण। परमाणु द्रव्यमान लिखो या परमाणु संख्या, क्योंकि द्रव्यमान संख्या से क्या प्राप्त हो जाता है, द्रव्यमान, ठीक है ना, उसे संतुलित बोलते हैं। असंतुलित में क्या होगा, दोनों ओर देखो, दोनों ओर तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की संख्या क्या होता है, बराबर नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, असंतुलित। क्या बोलते हैं, असंतुलित। एक्चुअल में यहां पर दे देना चाहिए परमाणु द्रव्यमान का स्थान पर परमाणु संख्या का स्थान पर द्रव्यमान दे देता तो बेहतर होता, कोई बात नहीं, डिफिनेशन में ये भी सही है, गलत नहीं है, ये मत सोचिए गलत है। परमाणु जब संख्या बराबर है तो परमाणु द्रव्यमान भी उससे बराबर होगा। इधर 2 हाइड्रोजन है तो इधर भी 2 हाइड्रोजन है, तो हम जान गए ना कि इधर 2 गुना होगा तो 2 दूनी 4 ग्राम होगा, इधर क्या होगा, 4 ग्राम होगा। बात समझ में आ रहा ना, तो परमाणु तो ये दोनों डिफिनेशन याद रहेगा। आपसे असंतुलित पूछे या ना पूछे, संतुलित पूछता है। क्या पूछता है, संतुलित समीकरण से आप क्या समझते हैं, पूछता है। संतुलित समीकरण करने से क्या लाभ है, क्वेश्चन सुनिए, एक ही आंसर होगा। संतुलित समीकरण से आप क्या समझते हैं और संतुलित समीकरण करने से क्या लाभ है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो ध्यान से देखिए, संतुलित समीकरण का पहला डिफिनेशन, संतुलित समीकरण वैसा समीकरण है जिसके अभिकारक और प्रतिफल के परमाणु संख्या या द्रव्यमान दोनों बराबर होता है, ठीक है। यह हो गया किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या है, सारा चीज का डिफिनेशन। लाभ क्या है, संतुलित समीकरण से यह लाभ है कि RHS मतलब अभिकारक और प्रतिफल के परमाणु द्रव्यमान बराबर प्राप्त होता है। इससे क्या होगा, प्राप्त होगा, यानी हम 2 kg चीनी मिलाए और 5 kg अगर पानी है तो कितना होना चाहिए, तो हम तो जानते हैं ना 7 kg हो जाएगा और तुम्हारा मिलेगा 3 kg, तो संतुलित हुआ नहीं। तो इससे यही पता चलता है संतुलित से कि आपने कितना मिलाया और प्रोडक्ट में कितना पाया, इससे यही लाभ है। बात समझ में आया जी। चलिए आगे देखिए, तो संतुलित करने का तरीका आज पढ़ाएंगे। संतुलित करने का तरीका आपको दिया जाएगा एग्जाम में, असंतुलित समीकरण, अब बोलेगा निम्नलिखित को संतुलित कीजिए। 1-1 नंबर का पूछता है, 2 क्वेश्चन पूछ दे या 3 क्वेश्चन पूछ दे या कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, तो आपसे पूछेगा संतुलित कैसे किया जाता है, असंतुलित से संतुलित कैसे, तो आपको 2 विधि बताएंगे। एक बताएंगे हीट एंड ट्रायल विधि। हीट एंड ट्रायल मतलब हीट एंड ट्रायल, ट्रायल मतलब क्या होता है, आप अनुमान लगाइए उसके बाद उसके प्रयोग कीजिए, अनुमान विधि। और सबसे प्यारा है अनुमान विधि। उसके बाद बताएंगे बीजगणितीय विधि। आप लोग का जो एनसीईआरटी का बुक में बीजगणितीय नहीं दिया है, लेकिन हम लोग पढ़ लेंगे बीजगणितीय, लेकिन आज एक विधि जाना है, बताने वाला है, कौन सा, अनुमान विधि, ठीक है। तो देखिए यहां पर संतुलित, यहां नोट देख लीजिए, कुछ और लिखे हैं इसमें, रासायनिक अभिक्रियाओं में किसी पदार्थ के द्रव्यमान यानी मास न तो निर्माण होता है और न ही नष्ट होता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत आप लोग जानते हैं, द्रव्यमान कभी नष्ट नहीं होता है और न ही आप उत्पन्न कर सकते। जैसे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है, आयतन संरक्षण सिद्धांत है, उसी तरह द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत है कि द्रव्यमान को आप लेफ्ट में जितना डालें उतना ही राइट में निकलना चाहिए। ये न मत सोचिएगा कि 5 kg पानी में 3 kg चीनी मिला दिए तो 8 kg इधर है तो इधर 2 kg प्राप्त होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हो रहा है तो वो क्या है, अभिक्रिया गलत है। 7 kg है तो 7 kg प्राप्त होना
चाहिए। लेकिन गैस में थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि गैस क्या होता है, उड़ता है, तो हम उड़ने नहीं ना देंगे भाई, तो उड़ता है तो गैस अगर खुला अवस्था में अभिक्रिया करेंगे तो उड़ जाएगा, उड़ जाएगा तो द्रव्यमान कम होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि गैस का रूल नहीं जानते हैं, आयतन और आकार दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है, द्रव्यमान चेंज हो जाता है आकार के अनुसार। चलिए आगे देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में कैसे बदलते हैं, विधि क्या है, तो आपको दो विधि बताया जाएगा, एक अनुमान विधि जिसे हीट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं, एक विधि और बताएंगे, ये तो यही है हीट एंड ट्रायल, एक विधि और आप लोग को बताएंगे बीजगणितीय विधि यानी एल्जेब्रिक मेथड बताएंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग एक विधि जानने वाले हैं, कौन सा, हीट एंड ट्रायल। आप बोलिएगा कैसे, तो ध्यान से देखिए, इस पर एक उदाहरण हम लिए हैं, उसके बाद हम और उदाहरण लेकर आप लोग को समझाते हैं। पहले एक ध्यान से देखिए जो दिया गया इसमें, ध्यान से देख लीजिए, यहां पर क्या है, आयरन, ये हिंदी में अभिक्रिया लिखे हैं, ध्यान से देखिए, लिखे हैं आयरन, आयरन भाप के साथ अभिक्रिया करके, वही बात है, किसी भी आयरन, गर्म आयरन किसी वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है, नहीं बोल रहे थे, वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड, इसी को लौ ऑक्साइड बोल सकता है, क्या बोल सकता है, लौ ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है, तो यहां पर क्या है, आयरन प्लस में भाप, आयरन प्लस में भाप, और समीकरण क्या बना, आयरन ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन, इसी को समीकरण में क्या लिखे हैं, ध्यान से देखिए भाई, यहां पर आयरन को Fe बोलते हैं, अरे सही है ना, फेरस भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, फेरस को Fe लिखते हैं, ठीक है ना, ग्रीक भाषा में फेरस बोलते हैं, और जल को क्या बोलते हैं, H2O, वही भाप को क्या बोलते हैं, जल, जल को क्या बोलते हैं, H2O। इसके बाद फेरस आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड बोलेगा, तो फेरस ऑक्साइड Fe3O4 प्लस में क्या मिला, H2O। अब ध्यान से देखिए कि हमें चाहिए, यहां पर फ्रेश उठा लेते हैं तब आप लोग को समझा रहे हैं, मान लीजिए कि मिला हम लोग को Fe, मिल गया ना जी, अब प्लस में क्या मिला, H2O, क्या मिल गया, और समीकरण क्या बन गया, Fe3O4, अब प्लस में क्या मिला, H2, क्या मिल गया, H2O, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया, सही है, ठीक है। अब हमें देखना है संतुलित करना, क्योंकि देखते हैं संतुलित है या नहीं है, पहले ये देखते हैं। Fe लिखने का तरीका ध्यान से देखिए, इधर Fe लिख दिए, और फिर क्या है, H2 है, H है, H2 नहीं लिखेंगे, H लिखेंगे, ऑक्सीजन है, और कुछ यूज है जी नहीं, तीन पदार्थ यूज है, लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इधर भी सेम है, ठीक है, तो तीन प्रोडक्ट है। यहां पर बायां लिख दीजिएगा, यहां मत लिखिए, समझ में आ जाएगा, पहले बायां होगा बाद में क्या होगा, दायां, ठीक है। Fe कितना है इधर, एक, इधर Fe कितना है, देखिए तो पहला ही मिल गया, संतुलित है, इधर तीन ही होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तीन, ठीक है, बाद में हम देखेंगे। हाइड्रोजन कितना है, दूगो, इधर हाइड्रोजन दूगो, हाँ ये बराबर है, ये बराबर है। वो देखते हैं, वो कितना है, एगो, इधर कितना है, चार, कितना है, चार। अच्छा एक बात बता दे, अगर मान लीजिए कि 2 H2O लिखा है, इसका मतलब समझ रहे हैं, इसे अणु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं, परमाणु, क्या बोलते हैं, परमाणु। तो ध्यान से देखिएगा, अगर अणु आगे लगा है, इसका मतलब हाइड्रोजन दूनी का, ऑक्सीजन दू, जैसे ऐसे लिखते हैं ना, 2 इंटू H+O, उसे इसको भी देंगे, इसको भी देंगे, वही रूल इसमें अपनाना है। यहां पर साइड में लिखा है 2, इसका मतलब इसको भी देना है, और क्या करना है, इसको भी देना है। बात समझ में आ रहा है ना, चलिए इतना समझ में आया जी। अब करना है बराबर, हम देख रहे हैं कि भाई हाइड्रोजन तो बराबर है, हाइड्रोजन बराबर है, कोई छेड़खानी नहीं करना है। यहां पर अगर 3 से गुणा कर देंगे तो ये 3 बन जाएगा, कर दो 3 से गुणा, कर दिए 3 से गुणा, कर दिए 3 से गुणा, तब हम जान गए 3 3 बराबर हो गया। इसी को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल विधि, ट्रायल कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, ठीक है ना, और इससे आ ही जाएगा। अब ट्रायल कर रहे हैं तो 3 गो Fe या 3 गो Fe, बात सही है। अब चाहिए हाइड्रोजन कितना है, 2 गो, इधर हाइड्रोजन 2 गो, ये भी सही है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, एगो, इधर क्या है, 4 गो, भाई इधर ऑक्सीजन 4 गो कीजिए, तो 4 गो करेंगे, तो अगर 4 लगा दिए सपोज, तो अब तो जान गए कि 4 गो हाइड्रोजन पास हो गया, 4 गो हाइड्रोजन पास हो गया, लेकिन फंस गया ऑक्सीजन, क्या फंस गया, नहीं हाइड्रोजन यहां पर, ऑक्सीजन 4 गो, ऑक्सीजन पास हो गया, फंस कौन गया, हाइड्रोजन, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन हो गया 4 दूनी का, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 गो, तो बराबर हुआ। तो यहां पर हम 4 रख देंगे तो 8 गो हो जाएगा क्या। अब देखिए, अब संतुलित हो गया, ये विधि है, हम जानते हैं कम समझ में आया है,
लेकिन एक दो उदाहरण ऐसे ही बताएंगे, समझ में आ जाएगा, उतना ये भारी नहीं है। फिर से देखते हैं क्या ये संतुलित वाकई हुआ है, पहले ये भी तो देखना है ना, क्या संतुलित वाकई हुआ है कि नहीं हुआ है। इधर Fe कितना है, Fe 3 गो, इधर Fe 3, बात तो सही है, दोनों तरफ बराबर है। हाइड्रोजन कितना, 4 दूनी का 8, इधर 4 दूनी का, ये भी सही है। अब इधर देखते हैं ऑक्सीजन कितना, 4, ऑक्सीजन कितना, तीनों बराबर, इसका मतलब ये है संतुलित समीकरण। बात समझ में आया जी, इसी को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। तो आप देख सकते हैं इसी को हम लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही आपको लोगों को नोट्स मिलेगा, तो एक एक उदाहरण लेकर नोट्स में दे दिए हैं। बात समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, तो देखिए क्या लिखे हैं, तो वैसे ही समझाने की कोशिश किया है कि इतना हो गया, इधर बाईं ओर लिखे हैं, इधर दाईं ओर, देखिए ना, इसमें लिखे हैं जो एक्यूरेट है, एगो Fe है, 2 गो क्या है, 3 गो क्या है, इधर Fe है, 3 गो है। उसी तरह इसमें लिखे है, संतुलित करने के बाद ये देखिए, ये बन गया है, जो बात पीछे बताए हैं वही बात यहाँ पर, ये संतुलित समीकरण। आप देख सकते हैं कि हम भी इतना ही लिखे हैं, देखिए, है ना, देख लीजिए एक नजर, आप दोनों को देखिए, है ना, अरे एक ही होगा, संतुलित 4 गो नहीं होता है, एक ही होता है। बात समझ में आया। एक और ले लेते हैं, जैसे आप लोग को एकदम सिंपल लेते हैं, हमने लिया H2 प्लस में O2, बन गया क्या, H2O, क्या बन गया। अब देखते हैं ये बराबर है कि नहीं है, हाइड्रोजन कितना और उधर कितना, ये तो बराबर है, सही बात है। ऑक्सीजन कितना और उधर कितना, अब यहाँ पर गड़बड़ हो गया ना, तो 2 गो करना है ऑक्सीजन, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन हो गया गड़बड़। क्या गड़बड़ है भैया, ये ऑक्सीजन तो 2 गो बराबर हो गया, लेकिन 2 दूनी का, तो 4 गो हो गया, तो इधर 2 लगा देंगे तो हो जाएगा, ये है संतुलित समीकरण। बात समझ में आ रहा है जी। अब आप लोग को C प्लस में O2 समीकरण बन गया CO2, इसे संतुलित करते हैं। संतुलित करते हैं मतलब डायरेक्ट थोड़ी लग जाएंगे, संतुलित करना है, देखना है ना, कार्बन कितना, उधर कितना, ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन कितना, ये संतुलित ऑलरेडी है, कुछ समीकरण मिलेगा ऑलरेडी संतुलित। बात समझ में आया, तो संतुलित करने आ जाएगा। एक और उदाहरण ले ही लेते हैं, कुछ उदाहरण आप लोग को होमवर्क भी लिखेंगे, तो कुछ उदाहरण ले लेते हैं, कुछ उदाहरण हम लिखे हैं, कोई उदाहरण या तुम लोग का किताब का एनसीईआरटी का है, ठीक है ना, एनसीईआरटी में जो सवाल दिया है उसी को लेकर। चलिए देखिए, एक है आपका HNO3, ये क्या है, नाइट्रिक एसिड है, क्या है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड प्लस इसमें है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, समीकरण ये मिलकर क्या बना, कैल्शियम नाइट्रेट बनता है, 2 प्लस H2O, ये हमने ले लिया, एक समझा दे रहे हैं, पहले देख लेते संतुलित है या नहीं है। तो जब भी आप लोग को डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो आप नोट कर लीजिए, हाइड्रोजन है जी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, कैल्शियम, और कुछ है क्या, नहीं है, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन कौ गो, इसमें कितना, तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना है, 3 गो, कितना है 3, तो इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 3। चलिए इधर देखते हैं, हाइड्रोजन कितना है, 2 गो है, कितना है, 2 गो है। चलिए अब हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन 1 गो, और उधर कितना है 2 गो, अरे इसमें लगा है ना, तो 2 गो है, इसमें कितना है 2 गो, तो इधर है 1 इधर है 2, ठीक है, अभी तो लिख रहे हैं। अब क्या, कैल्शियम, कैल्शियम 1 गो, देखो अलग है, इसमें कितना है 1 गो, बोलो। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन 3 गो और 2 गो 5 गो, कितना है 5, इधर 3 दूनी का 6 1, ठीक है, कैल्शियम 1 गो, ये तो बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई छिड़कानी नहीं करना, अब करना है बराबर, ये थोड़ा सा है मजेदार, ठीक है, उतना भी टफ नहीं है। अब पहले एक हाइड्रोजन को करते हैं, अगर इसको हम 2 से गुणा कर दे, इधर 3 से गुणा कर देंगे, 6 हो जाएगा क्या, तो पहले तो ये काम कीजिए, पहले इसको काम कर देते हैं। तो देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ पर देखते हैं कितना हो जाएगा, 2 से गुना, अगर हम यहाँ पर 2 लगा दिए, और इसमें कहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 लगा दिए, अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, फिर से लिखना पड़ेगा, तो जांच कीजिए, 2 गो हाइड्रोजन और 2 गो 4 गो हाइड्रोजन हो गया। इधर देखते हैं, इधर कितना हुआ जी, इधर 3 दूनी का 6, अच्छा इधर कितना हो गया, 2 गो, गलत हो गया ना, 2 गो 4 गो हो गया, इधर 4 गो था क्या, नहीं 2 गो था, तो इसका मतलब कि हम लोग को यहाँ 2 लगा देंगे, तो इधर 2 गो और 2 गो 4 गो, इधर 2 दूनी का 4, बराबर हो गया
4 गो इधर हाइड्रोजन, इसको रब कर देते हैं, 4 गो मिल गया। ऐसे ही करना है, ट्राई करना है, ठीक है ना। एक काम हो गया, नाइट्रोजन इधर कई गो नाइट्रोजन, 2 गो नाइट्रोजन को गो, इसमें नाइट्रोजन को गो है 2 गो, तो ये 2 पास हो गया, ठीक है, ये भी पास हो गया और ये भी पास। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कई गो, 3 दूनी का 6 दो, आपको नहीं समझ में आ रहा, 2 गो है, कोष्ठ के अंदर बाहर 2 बैठा तो दोनों के लिए है 2, तो इधर कितना है 3 दूनी का 6 गो, ये 2 गो 8 गो, इधर है ऑक्सीजन को गो 8 गो, इधर देख लेते हैं 3 दूनी का 2 गो, इधर ये भी 8 गो हो गया, यानी ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी। अब बच गया एगो कैल्शियम, कैल्शियम को गो उधर का गो, अरे बड़ा सिंपल है, ही तो बन गया, ये संतुलित हो गया। बात समझ में आया, ये है संतुलित समीकरण। दे दे होमवर्क क्या जी, बना लेगा, दे देना कुछ, चलिए 2-3 गो लिखवा दे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। चलिए संतुलित करके एक क्वेश्चन ये लाना है, दूसरा ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है ना। जिसको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, एक बार वीडियो वहां से देख लेना जहां संतुलित शिकार है, उतना टफ है नहीं, जितना आप लोग समझ जाते हैं कि ये टफ है। चलिए एक और लिख लीजिए, अरे जितना आप लोग प्रैक्टिस कीजिए वो आप, CL है, CAU कहीं नहीं होगा, अच्छा यहाँ पर हाँ CUCL है, CUCL है, तो यहाँ पर CU बन जाएगा। चलिए 5 उतार लीजिए, और ये बेहतर समझ में आ रहा है तो बीजगणितीय थोड़ा टफ है, इससे भी टफ है, सेंट्रल विधि आसान है, हैं? वो आसान लगता है, हाँ लास्ट उपाय वो लगता है लास्ट में, जब नहीं बनेगा ना उस तरीका, वो ब्रह्मास्त्र है, तो बिल्कुल बन जाएगा। हो गया जी, ठीक है, आगे बताएं, क्या हो गया, छुट्टी, बारिश हो रहा है, बारिश में कहाँ जाओगे तुम, बहुत मानते हैं, कहाँ जाओगे, चलो, हो गया। आज तो पढ़ाई नहीं होगा, वो तो रोशन आएगा नहीं, अब क्या आएगा, बरसात में थोड़ी आएगा।
हो गया? एक दो पॉइंट और समझा देते हैं। हो गया सबको? ठीक है, चलिए ये बीजगणितीय विधि है, इसको हम कल समझाएंगे, एक ही दिन दोनों समझा देंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। अब आप लोग क्या है, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचना है, बात मत करो। समीकरण से क्या क्या सूचना प्राप्त होता है इसके बारे में बताए हैं। कोई पूछ सकता है कि समीकरण आप लिख रहे हैं तो उससे क्या लाभ, एक प्रकार का लाभ ही है, लाभ लिख रहे हैं, वो लाभ 3 को उधर बता दिए। अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन पदार्थ बन रहा है, ये कौन बताता है? समीकरण। कौन बताएगा? दूसरा चीज, अभिक्रिया के कितने परमाणु अथवा कितने अणु अभिक्रिया कर प्रतिफल के कितने परमाणु या अणु बनाते हैं। अरे अभी तो पता चला ना संतुलित समीकरण से कि कितना अणु इधर है कितना अणु इधर है, या परमाणु कितना है कितना परमाणु उधर है, इससे पता चलता है। यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत और सूत्र की जानकारी प्राप्त, मतलब जानकारी देता है। इसलिए मतलब समीकरण से हम लोग का क्या फायदा मिला, ये तो पता चल गया ना, कौन सा कैल्शियम ऑक्साइड है, कौन सा सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे पता चल रहा है ना। ठीक है, इसके बाद क्या है, आयतन के विचार से अभिकारक का कितना आयतन संयोग कर प्रतिफल में कितना बन रहा है आयतन, ये भी इससे पता चलता है। मतलब लेफ्ट में कितना आयतन दिए हैं और कितना आयतन है, ये पता चल रहा है ना। जितना इधर इधर द्रव्यमान है उतना ही राइट में द्रव्यमान होना चाहिए। और क्या है, यह अभिकारक और उत्पाद मतलब प्रतिफल, उत्पाद का मतलब प्रतिफल के द्रव्यमान के अनुपात की जानकारी देता है। अभी तो द्रव्यमान ही पता कर रहे थे। इसके बाद क्या है, अभिकारक के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप यदि गैस बनता है, गैस तो गैस ऊपर की तरफ रिलीज हो रहा है, याद रखिएगा। जब ऐसे लिख देगा इसका मतलब गैस या कोई भी पदार्थ क्या हो रहा है, ऊपर निकल रहा है। और ऐसे हो गया मतलब वो नीचे नहीं, नीचे मतलब वो ले रहा है, बाहर से वातावरण से ले रहा है। बात समझ में आया ना। बहुत सारा ऐसा पदार्थ है हम हवा में छोड़ देंगे, जैसे आप लोग को सोडियम दिखाए थे, सोडियम आप लोग को दिखाए थे, नहीं दिखाए थे, मिलेगा इसमें सोडियम, हवा में फेंक देंगे आग लग जाएगा, हवा में फेंक देंगे उसमें आग। पानी में हवा से उतना अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन पोटेशियम हवा से अभिक्रिया करता है तेजी से, सोडियम पानी से अभिक्रिया करता है। इसीलिए केरोसिन तेल मेरे पास है, दिखाए थे ना जी, नहीं तो सिर्फ डब्बा ना दिखाएंगे, अभी इसका प्रयोग थोड़े दिखाएंगे। देखो दिख रहा है, ये केरोसिन तेल है, इसमें डुबाया गया है, बहुत महंगा आता है जी, बहुत जान निकल जाता है। देखा खोले तो भैया क्या विचार भाई, हवा से उतना अभिक्रिया कि कुछ एक लेप चढ़ाया गया है? चंद्रयान देखेगा। चलो है, अब बात मत करो। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार अब पढ़ाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया, अभी तक क्या चल रहा था समीकरण, अब अभिक्रिया के प्रकार। देखिए, या तो संयोग करेगा अभिक्रिया, नहीं तो क्या करेगा, वियोग। वियोग, संयोग मतलब एक जगह करना, अभियोग मतलब उसे विस्फोट करके अलग करना। मतलब क्या है, मतलब ये है संयोजन अभिक्रिया। पहला क्या मिलेगा, संयोजन। वैसा अभिक्रिया या दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करे, जैसे मान लीजिए C+D, 2 को मिल गया, अब प्राप्त हुआ A, तो दोनों संयोग हो गया, तो दोनों संयोग हो गया तो संयोजन अभिक्रिया। अब मान लीजिए कि A से टूट गया C+D, तो एक को था, टूट कितना गया, तो 2 को अलग होता है, यानी ये है वियोजन है, ये क्या है, बात समझ में आ रहा है। इसके भी बारे में हम लोग कल ऐसे ही तुम लोग को ओवरऑल बता दिए, कभी क्रिया हम लोग को कल स्टडी करना है, याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए इतना ही आज के लिए।